बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ईरान की जो जंग है इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, या अमेरिका इजराइल ईरान जंग जो है वो एक अब ऐसे मरहले पे आ गई है जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये पांसा पलट चुकी है और ईरान के हक़ में ये पांसा जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो आज इजराइल की जो जंगबंदी है उसके हवाले से ईरान के साथ एक इशारा दे दिया, और उस इशारे के बाद से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें जान पड़ गई है। $119 फ़ी बैरल पे तेल पहुंच चुका था, $90 पे आया है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने एक इत्मीनान का इजहार किया। आज पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि अब कारोबारी ज़िंदगी दोबारा से चल पड़ा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी, और उन्होंने कहा कि ये जो जंग के बारे में कहा कि ये अब मुकम्मल हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि जी हम ये जंग को ख़त्म करने के करीब हैं, और ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, और उन्होंने मलबा अपने 3 अहम मुशीरों के ऊपर डाल दिया है। वो कौन से 3 मुशीर है जिनके ऊपर ये मलबा डाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से जो है उनको इस जंग में कूदना पड़ा। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And क्या खूबसूरती के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारा मलबा अपने तमाम मुशीरान के ऊपर डाल दिया, और ये कहा कि जो मुझे बताते रहे, उन्होंने कहा कि कैसी जगह पे सिचुएशन पहुंच चुकी है जहां पे उनको हमला करना ही होगा, और उनके कहने के ऊपर उन्होंने ये हमला किया। और ये एक सरेंडर था, या ये एक एतराफ़ था उस जुर्म का जो कि अमेरिका ने किया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या हुआ। इससे पहले अमरीकी सदर की और रूसी सदर की एक तवील गुफ्तगू हुई, तकरीबन 1 घंटा ये तवील गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू के दौरान और इसके बाद क्रेमलिन के उनके जो मुआविन ख़ुसूसी हैं प्रेसिडेंट के, रशिया के प्रेसिडेंट के, उनका जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके बीच में बातचीत हुई यूक्रेन वॉर और ईरान वॉर के हवाले से, और प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं उन्होंने बहुत मुस्बत तजावीज़ भी दी। और ये कॉल जो थी वो ट्रंप साहब ने, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आई थी। इसका मतलब ये है कि फेस सेविंग के लिए अब अमेरिका चाहता है कि वो रूस को बीच में लाए और उनसे बात करे। रूस का किरदार कितना अहम होगा इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जंग अगर ईरान जीत चुका है तो इसके बाद इस पूरे खित्ते का नक्शा क्या होगा, और अगर अमेरिका हार चुका है तो रूस और चाइना कहाँ खड़े होंगे, ये बहुत अहम नुक्ता है। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बहुत अहम जो कामयाबी ईरान को मिली है अब तक, वो उनका वो कंट्रोल है जो कि उन्होंने आबदाए हर्मुज़ के ऊपर अभी तक बरकरार रखा है, और उसको अमेरिका नहीं छेड़ सका, बावजूद इसके कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो अगर उनको तेल ना मिला, फराहमी यहाँ से ना हुई, तो वो फिर जो है वो इबरतनाक जो है वो काम करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ईरान के जो पासदारान थे उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि एक बूंद तेल भी यहाँ से दस्तयाब नहीं हो पाएगा। मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान ने सरेदस्त इनकार किया है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, बल्कि ईरान ने यहाँ तक कहा है कि उनकी जो टर्म्स हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। क्या ईरान की शराइत के ऊपर बातचीत हो सकती है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या है। अब से थोड़ी देर पहले सदर पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों ने मुश्तबा खामनाई जो कि नए सुप्रीम लीडर हैं उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, ताज़ियत पेश की है अली खामनाई साहब की शहादत के हवाले से, और ऑफिशियली वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने अपने जज्बात का इजहार किया है। सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान नेवी के अंदर इनकी खिदमात बेमिसाल हैं, और ये ज़ाहिर है जानते इस
اس پورے خطے کو, کچھ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اگین ایک بڑا نام ہے اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اس وقت جو ایران کی کہا جا رہا ہے جیت, اس کے حوالے سے یا امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریشرز ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر یوسف نظر صاحب ماہر معاشیات ہیں, پاکستان کی اور دنیا بھر کی اکانومی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. محمد حسین باقری صاحب تجزیہ نگار ہیں, اس وقت ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, بلکہ انہی سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم باقری صاحب, یہ بتائیے گا پروگرام کے آغاز میں کہ حالات کیا ہیں, آپ خود خیریت سے ہیں, آپ کے رشتہ دار دوست احباب سب, اور ایران تہران کے کیا صورتحال ہے, کچھ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. آپ کو, آپ کے معزز مہمان اور آپ کے معزز ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم. آپ نے ایک بہت ہی بہترین انٹروڈکشن کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھایا. مجھے اجازت دے دیں میں اسی کو آگے لے کے جاؤں. تہران کے حوالے سے ابھی تک صرف تہران شہر کے اندر 480 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور شہداء کی تعداد پورا ایران کے اندر تقریباً 2000 تک پہنچ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے, ہم سن رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو کہ موسٹلی بیس لیس ٹویٹس کرتے رہتے ہیں, وداؤٹ اینی ریزن جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے کو جا رہا ہے. لیکن ایرانی اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, سپریم لیڈر اور ایرانی عوام کی جو اسٹریٹجی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایران جنگ بندی ابھی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک وشس سرکل ہے, ایک غلط چکر ہو رہا ہے اسرائیل کے مائنڈ سیٹ اور امریکہ کے مائنڈ سیٹ کے اندر. وہ چکر یہ ہے, جنگ, مذاکرات, جنگ بندی اور پھر دوبارہ جنگ, اور یہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا یہ وشس سرکل ہر سال, ہر 2 سال کے بعد. ایران نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اسپیشلی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی صاحب نے, کہ اس بار جارح کو ایسا جواب دیا جائیں اور ایسا سبق سکھایا جائیں کہ یہ دوبارہ اس وشس سرکل کو ریپیٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں, اور ساتھ میں اس چکر کو توڑ کے ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب امریکی جو حکام ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ایران کی جو تقدیر ہے یہ ایپسٹین کی چند اولاد نہیں لکھیں گے, یہ ایران کی باوقار عوام لکھیں گے. اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی نہ یہ وینیزویلا ہے, نہ یہ لیبیا ہے, نہ یہ عراق ہے, نہ یہ افغانستان ہے. اس لیے ایران جنگ بندی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ جو افواہیں آ رہی ہے کہ پوٹین صاحب نے بات کی, سب کال کر رہے ہیں ایران کو, اور ایران کا ایک ہی موقف ہے جو یونائٹڈ ہے ان ایوری سیکٹر آف دا گورنمنٹ, کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے, اس وار کو پرولونگ کریں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل ایک بار ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھیں کہ اس کے بعد نظر بد سے ایران کی طرف نہ دیکھیں. یہ ریئلٹی ہے ایران کی جو سینٹیمنٹ ہے اس سچویشن میں. تو مطلب ابھی مذاکرات کے بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے اور اپنی شرائط کے اوپر مذاکرات تو دور کی بات ہے, جنگ بندی کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بات مذاکرات اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں ہو رہی ہے. یہ سبق سکھانا ہے کہ اب, کیونکہ دیکھیں ایران نے 2 دفعہ مذاکرات کر کے دونوں بار مذاکرات میں ہی ان کے اوپر ہٹ کیا گیا. تو یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ سویلائزڈ قوم ہے. اب یہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ان کا ڈیسیجن ان کا فیوچر کا گارنٹی ہے. اس لیے یہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس وار کو پرولونگ کریں گے, اور آپ دیکھتے رہیں گے. میرا اپنا پریڈکشن یہ وار آگے بہت آگے تک جائے گی. یعنی کہ یہ تھمنے والی نہیں ہے اور ایران اٹیکس کرتا رہے گا. لیکن ایران کیا خلیجی ممالک کے اوپر بھی اٹیک کرے گا؟ کیونکہ وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کے اوپر پہلے ہی ایران اٹیک کر چکا ہے, اور رد عمل کوئی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے رفٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ قطری وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اسے استعمال کیا جائے گا. امریکہ کی جانب سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ بیچے اور یہ سب کچھ, لیکن کیا ایران وہ بھی جاری رکھے گا حملے خلیجی ممالک کے اوپر بھی؟ بات حملے کی نہیں ہے. اگر خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا, ان کے اڈے استعمال نہیں ہوتے, تو ایران بالکل ان کے اوپر ہٹ نہیں کرے گا, اسرائیل کے اوپر ہٹ کرے گا اور امریکن مفادات کے اوپر. لیکن اگر ان کے اڈے استعمال ہوتے رہیں گے تو ایران ریٹیلیٹ کرتا جائے گا. ابھی بھی آپ صورتحال دیکھیں, یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے معاشی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک نہیں پہنچی. جب جنگ بنیادی ڈھانچوں تک پہنچے گی, اسرائیل 75 ٹائمز چھوٹا ہے ایران سے.
इनकी बुनियादी ढांचे 1.7 मिलियन किलोमीटर रकबे पे मुश्तमिल है, और आप इसराइल को देखें, इनका एक प्रोविंस के बराबर नहीं है, और इनकी जो बुनियादी ढांचे एक जगह फोकस्ड और मरकूज है। इसी तरह बहरीन, आप यूएई, सऊदी अरब, दूसरे मुल्क भी इसी तरह है। अगर बात आगे जाके अल्लाह ना करें कि दूसरे ममालिक भी इंटर होते हैं, तो फिर ये बुनियादी ढांचों के ऊपर जंग शुरू होगी, और फिर उसके बाद जो डिजास्टर हमें मिलेगा वो नाकाबिल यकीन है। लेकिन बात ये है, अब ये बाज नहीं आएंगे और सबक सिखाए बगैर इस जंग को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो एक लंबी जंग है ये एडमिरल साहब, और जो आप सुन रहे हैं कि जो हुसैन बाकरी साहब बता रहे हैं कि तवील जंग की तैयारी ईरान ने कर रखी है, उसके अंदर ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे तो अभी तक ईरान का कंट्रोल कोई भी और नहीं ले सका। वो जो 21 किलोमीटर की एक लंबी स्ट्रिप है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये क्या रहेगी इनके पास, इसका कंट्रोल अमेरिका किसी तरीके से ले सकता है? अभी तक वो नहीं ले पाया। जी बहुत शुक्रिया। आबनाए हुर्मुज़ एक आलमी मुआशियत की एक कुंजी है। आबनाए हुर्मुज़, बाब अल मंदब या पनामा स्ट्रेट हो गई, या जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स हैं, ये एक चोक पॉइंट्स हैं कि जो आलमी तजारत को कंट्रोल करते हैं, और ईरान की जोग्राफियाई पोजीशन इस तरह की है कि वो उसको डोमिनेट करता है। ये वैसे तो एक बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है, किसी मुल्क के तसल्लुत में नहीं है, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन की वजह से उसको डोमिनेट करता है। और अभी आपने देखा कि आज 11वां दिन है जंग का, और अभी तक जो पासदारान इनकलाब की जो वार्निंग है वो इंटैक्ट है, और ट्रैफिक वहाँ से ना होने के बराबर है तजारती जहाज़ों की। और जिस तरह हुसैन बाकरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर ईरानी लीडरशिप ये अपना पक्का एक इरादा कर लेती है कि ये इस जंग को वो तवील अरसे तक जारी रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ से दुनिया की 20% पेट्रोलियम मसनूआत, क्रूड ऑयल, और तकरीबन 25 से 30% LNG इस दुनिया की जो है वो यहाँ से फ़्लो करती है, जो ज़्यादातर एशिया की तरफ जाती है, और एशिया में सबसे बड़ा इस ख़रीदार चीन है। चीन के बाद जापान और साउथ कोरिया और इंडिया और इवन पाकिस्तान की सारी ज़रूरियात यहाँ से पूरी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो रहेगा ईरान पर भी कि इसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए और खोला जाए, और एक मॉडिकम ऑफ सेम्बलेंस आएगा इसमें कि किस तरह से इसमें तजारत चले। लेकिन मेरे ख्याल में एक एग्ज़िट पॉइंट लेना ज़रूरी होगा। जैसे अमेरिका भी एग्ज़िट पॉइंट लेने पर आ गया है, जिससे ट्रंप साहब की स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि किसी तरीके से वो अभी इससे एग्ज़िट करना चाहते हैं, ऑनरेबल एग्ज़िट लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेसी का यही तकाजा है कि तमाम हरीफ के लिए कि वो इसको एक मैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट तक लाएँ, क्योंकि अभी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ये ईरान के सर्वाइवल की जंग है, उसके बका की जंग है, वहाँ ये अमेरिका के वक़ार की भी जंग है, क्योंकि उसने एक ऐसा कदम ले लिया है कि अब उससे निकलना मुश्किल है। तो वो उससे निकलने के लिए क्या कर सकता है? एक इंतहाई इक़दाम पर भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की एक अनप्रडिक्टेबिलिटी सामने आई है, जंग की प्लानिंग के बारे में हमें कोई कोहेरेंस नहीं नज़र आ रही। जो उनकी जो वेरियस जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसके ऊपर, कि पहले उनकी प्लान था कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर है, तो उसको हमें टेक आउट करना है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो कि वो 1 साल पहले भी कर चुके थे और उसको सेलिब्रेट कर चुके थे। मगर अब दोबारा उसी थीम पर दोबारा आना, फिर एक इनकोहेरेंट स्टेटमेंट आती है कि ये इजराइल पे हमला करने वाले थे, तो हमने उनको प्रीएम्प्ट कर दिया। फिर जो इनके ऑब्जेक्टिव सामने आए और वो चेंज होते रहे आहिस्ता आहिस्ता, रिजीम चेंज से लेके, और फिर तो उससे ये लगता है कि ये एम्बैरसमेंट से बचने के लिए कोई इंतहाई इक़दाम पर भी अमेरिका जा सकता है। अच्छा। तो एक ऑनरेबल एग्जिट जो है लेना ज़रूरी है, और डिप्लोमेसी मस्ट प्रिवेल। ठीक है, ये जो आबनाए हुर्मुज़ है, इसकी एक जो मुआशी हैसियत है उसके ऊपर यूसुफ साहब से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल साहब, आप क्या कहते हैं कि जो हथियारों की बात हो रही है कि डिप्लीट हो रहे हैं, और ख़ास करके अमेरिका के पास तो इतने हथियार नहीं बचे, और कहा जा रहा है कि ईरान के पास हथियार अभी तक मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे हथियार वो निकाल रहे हैं कि जो शायद किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की सिचुएशन को, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, क्या आप एग्री करते हैं जावेद इकबाल साहब से कि वो किसी एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि हुसैन बाकरी साहब जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो, या वाकई वो सरेंडर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसमा फॉर हैविंग मी, और सबको मेरा बहुत सलाम। देखिए, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो ट्रंप का खासा तो रही है। दिस इज़ नॉट अ वॉर जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर परसू की गई हो, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के
लार्जर एस्पायरेशन ऑफ पीपल को लेकर आगे बढ़ी हो। अभी आपने देख लिया डेमोक्रेट्स में से 91% आर अगेंस्ट दिस वॉर, ठीक है, 80% जो रिपब्लिकन है अवाम का जो सर्वे है वो उन्होंने वॉर के हक में शायद वोट दिया, लेकिन ओवरऑल 52 to 53% अमेरिकन आर अगेंस्ट दिस वॉर। तो जब आप नेशनल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ वॉर नहीं कर रहे होते तो फिर आप क्यास की तरफ जा रहे होते हैं, फिर वॉर को आगे लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रैशनैलिटी के ऊपर फिर आप कभी भी वॉर कर नहीं सकते। जो जावेद साहब भी कह रहे हैं, देखिए बिग पावर है, कुछ रियलिटीज हैं, हमें रियल पॉलिटिक्स में और रियल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। कुछ रियलिटीज हैं लाइक अमेरिका इज अ बिग पावर, और ट्रंप जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो है मिलिट्री का एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कोरिजन भी करते हैं, इंटिमिडेशन भी करते हैं, और अब उसकी एप्लीकेशन भी कर दी है। अच्छा, खुद फिर इशारा भी कर रहे हैं कि जी उन्हें मिसगाइड किया गया है। देखिए, कोई हुतीज या टुट्सीज का कोई ग्रुप लीडर मिसगाइड हो जाए तो उसका शायद इतना इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन जब यूनिपोलर वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी पावर का प्रेसिडेंट को अगर कोई स्पॉइलर बीच में आके या मिसगाइड करता है तो इट हैज अ कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट पूरा रीजन और पूरा वर्ल्ड पे कर रहा है जी, अगर ये मिस कैलकुलेशन हो गया। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कंसिडरिंग द इरानियन जो एक स्ट्रक्चर है एक स्टेट का इन ऑल डोमेन्स, उसको नजर सामने रखते हुए एक मिस कैलकुलेशन हुई। फिर डिप्लोमेसी का जो स्मोक स्क्रीन इस्तेमाल किया गया कि आप बातचीत कर रहे थे, काफी चीजें हल के करीब चली गई थी जो इतलात आ रही हैं, और जब हल के बिल्कुल करीब जाती है तो देयर आर स्पॉयलर्स इन इट। अच्छा, ये स्पॉयलर्स पे बड़ी नजर रखना जरूरी है। दीज आर दो स्पॉयलर्स जो प्रॉफिट कर रहे हैं, चाहे रीजन के अंदर हो, चाहे ट्रंप की साइड पे हो, या इवन आपने देखा कि पेनिट्रेशंस हुई हैं ईरानियन सिस्टम के ऊपर, जिसकी हम तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर्स की पेनिट्रेशंस है, वहां पे कोलैबोरेशन की पेनिट्रेशंस है। उससे पहले एक एनवायरनमेंट भी ईरान के अंदर थी विच वाज सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुई थी, तो पेनिट्रेशंस तो हैं। तो आई थिंक इट्स इस वक्त उस पे एतबार कर लेना प्रेसिडेंट ट्रंप पे एक संगीन गलती मैं समझूंगा इन अ वे। वो मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को जंग को आगे लेकर जाना चाहिए। बाकरी साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि वो इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, मैं पर्सनली फील करता हूं विद ऑल माय रिस्पेक्ट कि थोड़ा सा अपनी एनवायरनमेंट को और अपनी कैपेसिटी, देखिए तीन चीजें, कैपेसिटी, क्रेडिबिलिटी एंड विल नजर आ रही है ईरान की फाइट करने की। कैपेसिटी जो है उसको आपको मद्देनजर जरूर रखना पड़ता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देखना है। फ्यूचर का ये जो वेस्ट एशिया डेवलप हो रहा है और खासतौर जो मिडल ईस्ट की अब जो रीसेट होना है ईरान को, उसमें भी देखना है कि आज के 15 साल बाद 20 साल बाद ईरान इस मिडल ईस्ट में कहां पे खड़ा है। इमोशनली यस आई कैन अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज टेकन आउट। अली खमेनाई साहब का जो शहादत है वो दैट्स अ ह्यूज शहादत, उसके इमोशनल अटैचमेंट्स हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट रियलिस्टिक पॉलिसी यही है कि आई थिंक ईरान को आज के 15-20 साल के बाद के ईरान को देखना है कि वहां पे खड़े होंगे। बिल्कुल। कई दफा होता है कि आप एनिमिटी को भूलते तो नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं, मैं खुद लेकिन एक 6000 साल की पुरानी देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू स्ट्राइक। बिल्कुल जाहिद साहब, एक 6000 साल पुरानी तारीख है, और वो फारिस की तारीख अगर देखें तो वो कहते भी हैं, इसके ऊपर उनको बड़ा मान भी है कि हमने तो कभी शिकस्त देखी नहीं इस तरह। तो अब मैं यूसुफ साहब आप कैसे देखते हैं, एक तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है इसके हवाले से कि इसने क्या ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर डाला है। मैं वॉशिंगटन पोस्ट का पढ़ रही थी और वो ये कहते हैं कि वो दबाव में हैं, वो पैनिक हैं इस वक्त कि क्या हो रहा है, कितनी कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, किस तरह से उनकी जो एक विल है, और फिर खलीजी ममालिक जो है वो खुद अपनी एक यानी कुवैत ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, अपनी ज़रूरत के लिए रखी है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी, और इस गुजरगाह के हवाले से बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, 3 फैक्टर्स बहुत अहम है इस वक्त, वो तीनों उनको जो फैक्टर्स को एम से शुरू होते हैं। म्यूनिशंस इस वक्त जो स्टॉक हैं मिसाइल्स के ख़ास तौर पे उनका लेवल क्या है, दूसरा मार्केट्स कैसे रिएक्ट किया है और कर रही हैं, और तीसरा है जिसके बारे में कम बात की जा रही है वो मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो अमेरिका में नवंबर में होंगे। और ट्रंप साहब मार्केट्स के बारे में और मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसीलिए ये जो उनका बयान आया कि जंग तकरीबन ख़त्म हो गई है, ये मेरे ख्याल से एक मार्केट्स को काम करने की कोशिश थी, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत है कि जो पहली मर्तबा मेरे ख्याल से 1973 के बाद
ये किसी मिडल ईस्ट की किसी ताकत ने ऑयल को बहैसियत वेपन जो है इस्तेमाल किया है, और इकोनॉमिक्स को। और इस सिलसिले में ईरान की स्ट्रेटजी जो है बड़ी वाजे है, और इसीलिए जब उन पर अटैक हुआ तो उन्होंने ये बड़े वाजे किया कि जिन बेसिस से हम पे अटैक होगा हम उसको रिटेलिएट करेंगे। तो उन पे तो ये बात तो है कि इसमें एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि ट्रंप साहब का एक ख्याल था और इजराइल का भी कि 48 घंटों में या 2-3 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब जो असलहे की सूरत हाल है वो खुद जो अमेरिकन जो इजराए हैं, ये रिपोर्ट किया गया है, जिनके जॉइंट चीफ हैं जनरल केन, जिस तरह के डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं सेनेटर मार्क वार्नर, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जो मिसाइल से ज़खीरा है वो कम हुआ है। एक जरिए के मुताबिक तकरीबन सिर्फ 1600 पेट्रियट मिसाइल जो है बाकी बचे हैं। तो ईरान के पास भी कम हुआ है, लेकिन ईरान के पास भी जो इत्तलात कम अज़ कम मैंने देखी हैं वो फिर भी उसकी तादाद हज़ारों में है, एग्जैक्ट का पता होना तो मुश्किल है। और इसी वजह से ईरान के वज़ीर जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जमान ने जो मसालियत की एफर्ट्स है उनको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तो बड़ी प्रीमेच्योर बात है, और अगर होगा भी तो हमें गारंटीज चाहिए होंगी कि ये हमले दोबारा नहीं होंगे। तो ईरान की जो एक तो ये जो थी थ्योरी कि रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि ईरान की क़यादत ने आयतुल्लाह मुश्तबा खमेनी को एज अ सुप्रीम लीडर नॉमिनेट करके ये वाजे कर दिया है कि ईरान की पॉलिसी में, स्टेट पॉलिसी में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे हाई इंटेंसिटी में नहीं, चूंकि दोनों पार्टीज के जो स्टॉक पाइल्स हैं खासतौर पे मिसाइल्स के या ड्रोन्स के वो कम हुए हैं, इजराइल के भी, तो वो बड़े हाई इंटेंसिटी में तो नहीं, लो इंटेंसिटी में चल सकती है। और ईरान ने ये देख लिया है कि अगर ज़्यादा शिद्दत आती है तो जिस तरह की तेल की कीमत में इजाफा हुआ था, $119 पे पहुंच चुकी थी, और चूंकि जो पूरी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये पूरा खित्ता है, ये क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया की, उनका तकरीबन 35 से 40% तक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात नहीं है जो तकरीबन 20% करता है। तो अगर इस जंग के जो सारा सिलसिला है जिसमें तकरीबन दर्जन ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर ये बढ़ती है आगे या ये इसके शोले भड़कते रहते हैं तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें ऑलरेडी जो है वो कटबैक्स देखे जा रहे हैं, जो तकरीबन जो मैंने लेटेस्ट एस्टिमेट्स देखे हैं, जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसका अबाउट 7% है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और उसके साथ साथ एक और अहम चीज ये है कि जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी उनकी कीमतों में तो तकरीबन 35-40% इजाफा हुआ, क्रूड ऑयल की कीमत में तकरीबन 27-28%, लेकिन जो नेचुरल गैस है जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है पावर जनरेशन के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी, यूरोप के लिए भी, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 50 से 70%। और खुद अमेरिका के अंदर तो ये सारा इम्पैक्ट देख ये बहुत शदीद इजाफा हुआ है, और इसी का इम्पैक्ट देखकर मेरे ख्याल से जो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान के स्ट्रेटजिस्ट ने ये अब उनकी स्ट्रेटजी नजर आती है कि हम किसी फौरन जो है सीज फायर नहीं करेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल ना सिर्फ सीज फायर करे बल्कि वो ये यकीन दहानी करे कि दोबारा अटैक्स नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक अटैक्स हो रहे हैं सीज फायर की जो बातचीत है उसका कोई मकसद नहीं होगा। सदर ट्रंप साहब का पुतिन को जो रीच आउट करना है ये उनके इनिशिएटिव पे कॉल हुई थी। ये जाहिर करता है कि उनके जो पोजीशन है उसमें कमजोरी वाक़या हुई है, और मेरे ख्याल से इस मौके को ईरानी क़यादत समझ रही है। उनके पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है, वो ये है कि वो बहुत पहले जंगों में और पूरे जो पिछले दिहाइयों से उन्होंने बहुत सफर किया है, तो उनकी जो रेजिलियंस की पावर है वो बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके कि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स ने बहुत सफर किया है। लेकिन अब मैंने सब ब्रेक लेनी है। बिल्कुल आपने अभी तो मैंने जो खलीजी मुमालिक हैं उनकी स्ट्रैटेजी पे भी बात करनी है, क्योंकि कतर के, ओमान के, उनके अंदर एक काफ़ी वाज़े तब्दीली जो आई है। और सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, तो सऊदी अरब तो पहले से इजराइल की कंडेमनेशन भी कर चुका है।
تو کیا صورتحال بنے گی اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں. اور اسرائیل کی تباہی پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب فوٹیجز سینسر کمپلیٹ سینسر ہے وہاں پہ, اور بالکل کوئی میڈیا وہاں رپورٹ نہیں کر سکتا. جو آج رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں اس کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں کہ جگہ جگہ جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ نقصان ہوا ہے, ان کو بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ نقصان جو ہے یہ پہلی بار دکھایا بھی جا رہا ہے. ہم بھی دکھائیں گے آپ کو, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جو موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. میں ایڈمرل صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو وار ہے یہ کتنی اسٹریچ ہو سکتی ہے, ڈیٹر کس طرح سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ٹول کے طور پر اس آبنائے ہرموز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ایران, اور آپ تو انہی پانیوں میں رہے ہیں, تو ذرا بتائیے گا کہ کتنا استعمال کر سکتا ہے ایران اس کو ایک ٹول کے طور پر, اور ہتھیا سکتا ہے کسی طور پہ اس گزرگاہ کو امریکہ؟ جی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے, اس پہ کسی کا تسلط نہیں ہے. یہ تمام ملکوں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ برابر کا ہے, تو اس کو ہتھیانا تو میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جیسے ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ یہاں سے گزرنے دیں, اور ہاں وہ تو ایک جنگ کی ایک آپشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دھمکی دی کہ اگر IRGC اس پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ نہیں چھوڑتی تو ہم فزیکلی آئیں گے, اپنی نیوی کو لے کر آئیں گے اور قبضہ چھڑائیں گے. تو وہ ایک میرے خیال میں ایک دھمکی والی آپشن تھی, کیونکہ اس میں پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں اگر اس کی جائیں تو بہت سارے ifs and buts ہیں, کیونکہ جب تک ایران کی بحری قوت مکمل طور پر نیوٹرلائز نہیں ہو جاتی, جس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا, جس طرح کی ان کی ٹارگیٹنگ کیمپین چل رہی ہے امریکہ کی, کہ جو ابھی بیسیکلی اکنامک سینٹرز پہ آ گئی ہے, کیونکہ جو ایران کی جو بحری قوت ہے وہ ان کے پاسداران انقلاب کی جو بحریہ کا جو کمپوننٹ ہے اس میں ریزائڈ کرتی ہے, جو اسپیشلی آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ چھوٹی کشتیاں ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتی ہیں, تیز رفتار ہیں, اور کمانڈو ایکشن کر کے ایسیمیٹرک وارفیئر کی وہ اسٹریٹجی ہے. جیسے کہ ایران نے اس کی 40 سال تیاری کی ہے, ان کو پتہ تھا کہ جغرافی یہیں رہے گی, جغرافیہ یہی رہے گا, دشمن یہی رہے گا, اور کمزور طاقت جو طاقتور سے کیسے لڑے, تو اس کے لیے آپ سٹیل ورسز سٹیل نہیں جا سکتے کیونکہ آپ مات کھائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے انوویٹو ایک فورس ڈیولپ کی, ایک کانسیپٹ آف آپریشن ڈیولپ کیا, جس میں انہوں نے اپنی فورس کو ڈیفیوز کر دیا, ڈی سینٹرلائز کر دیا. موزائک ڈیفنس کے نام سے ان کی یہ اسٹریٹجی جانی جاتی ہے, جس میں اگر لیڈرشپ جو ہے ایلیمنیٹ بھی کر دی جائے, ملٹری لیڈرشپ, تو تمام جو انڈیویجول ان کے جو ملٹری سیکٹرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی پرفارم کریں گے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم 2 ٹیئر نیچے جا کے ہم نے صفایا کیا, بٹ ابھی بھی ایران کا رسپانس ویسا ہی آ رہا ہے. تو اس کا ایک کنٹینیوٹی اور اس کی جو ان کی جو کانسیپٹ آف آپریشن تھا اس کی کامیابی یہ ظاہر ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ. یہ باقی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ڈی سینٹرلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے ان کی پوری کمانڈ کے اندر, اور جیسے ابھی جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے, اس ایکوپمنٹ جو نام لیا ہے انہوں نے وہ بھی وہ خود ہی آپریٹ کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے, اور کم لاگت کے ہیں. کتنا سسٹین کرے گا ایران اس جنگ کو؟ آج IRGC کے اسپوک پرسن کے ساتھ جب میری بات ہوئی تھی ان کے آفس کے ساتھ, تو وہ ایک پریس بریفنگ بھی دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو بہت عرصے سے پتہ تھا یہ بات, اس لیے ہم نے ہزاروں کے تعداد میں ڈفرینٹ اسٹاک پائلز وہ سارے زمین کے اندر بنائی ہے پچھلے 20-25 سال سے, اور یہ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے. جہاں تقریباً پچھلے 11 دن سے ویسٹ آف ایران کے اوپر بہت میسو بمبارمنٹ کی انہوں نے, ان کو لگتا تھا کہ وہاں پہ کچھ زیادہ اسٹاک پائلز ہوں گے, لانچر زیادہ جو کہ زیر زمین لانچر ہے. مجھے بتا رہے تھے بالکل آج کی جو 34th راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں ہم اسی ویسٹ ایریا سے ہی ان کو ہٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹاک پائلز, اس لیے میں کہتا ہوں ان کی جو سینٹیمنٹ ہے یہ 1 سال تک بھی لڑ سکتے ہیں. دوسری بات, حکمت عملی جون 2025 میں یہ تھا کہ دن میں 50 سے 60 میزائل یہ گراتے تھے اسرائیل کی طرف. آج دیکھیں یہ میکسیمم 10 میزائل کی طرف جا رہے ہیں. یہ پہلے دن سے ہی 10 میزائل فائر کر رہے ہیں.
آج کی جو راؤنڈ آف ریٹیلیشن تھی وہ 1 ٹن بھاری جو میزائلز ہوتے ہیں ان کے پاس جن کے ایکسپلوسیو ڈیوائس ہے, انہوں نے آج سے اناؤنس کیا کہ اس کے بعد جو ہم میزائل اسرائیل کی طرف پھینکیں گے ان کی جو ایکسپلوسیو ہے وہ 1 ٹن سے کم نہیں ہوگا. میسو ڈسٹرکشن کریٹ کریں گے اور دن میں 10-10. اگر ان کے پاس جس طرح یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے, اگر ہم 2000 ہی سمجھیں اور دن میں 10-10 ہی فائر کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کتنا سسٹین کریں گے. تیسری بات, یہ مقامی پیداوار ہے, یہ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کی اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنیز 3 شفٹ میں کام کر رہے ہیں, تو یہ بناتے بھی جا رہے ہیں آگے. اگر دن میں 100 بناتے تھے, یہ 11 دن بمباری کے بعد 50 بناتے ہوں گے, 20 بناتے ہوں گے, تو یہ آلریڈی اسٹاک پائلز کے اوپر انکریز ہوتا جائے گا. لیکن بات ایک اور میں چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. ٹیکر کارسن انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے ایک بہت خطرناک جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو تو آپ کا نظام تبدیل کیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی شمالی کوریا کی حکومت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. خامنئی صاحب نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے, لیکن سپریم لیڈر چینج ہونے کے بعد, ایک نئے مجتہد آنے کے بعد, اگر ایران کو یہ لگے کہ اب ان کو ڈیٹرنس پاور کے لیے صرف اور صرف ایٹم بم ہی بنانا ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ قوم نہیں بنائے گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ ہیں, اور اس موڑ کو انشاءاللہ بسلامت ہم کراس کر, لیکن جو اس کے بعد تبدیلی آئے گی مڈل ایسٹ کے اندر, یہ ایران کے بھلائی کے لیے ہی ہوگا. ویری امپورٹنٹ. ظاہر صاحب, جیسا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بات ابھی کی ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں ہے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں, ظاہر ہے کہ وہ بنائیں گے, وہ نیا فتویٰ بھی آ سکتا ہے, لیکن ہمیں تو اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ امریکہ جو کہ اتنی بڑی کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے, بارود ہے, اسرائیل, وہ تو ہمیں ٹیکنیکل وار کے اندر بھی, دوسری وار کے اندر بھی ہمیں اس پاور کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کے پاس تو اپنے ہتھیار بنانے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں چائنا کے اوپر, اور اینڈ آف دس منتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ بات چیت کریں گے وہ سارے معاملات کے اوپر جو کہ ان کو چاہیے اس وقت ہتھیار بنانے کے لیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں آسما, یہ جو ان کا نوشن ہے نا جی, ول ٹیک یو ٹو دی اسٹون ایج, یہ ریزائڈ کرتا ہے ان کی اسٹریٹجی میں شروع سے. یہ اسی طرح انٹیمیڈیشن کوریجن یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویتنام میں پریزیڈنٹ جانسن نے یہی سٹیٹمنٹس دی تھی, اور پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ یورپ ان کے ساتھ ملے, اور یو کے نے اس وقت ریزسٹ کیا تھا. اس دفعہ بھی افغانستان میں ویسٹ ان کے ساتھ تھا, نیٹو کی فورسز تھی, نیٹو کا بھی پھر اسی کو انکریز کرنے کے لیے ملٹرائزیشن آف نیٹو کو ہم نے دیکھا کہ تاکہ یہ وہ انویسٹمنٹ لائیں. آئی ایم شیور کہ امریکہ کو سٹریس فیل ہو رہا تھا, دیٹس وائی نیٹو کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریشر ڈالا کہ اپنے جی ڈی پی کا 2% یہ 5% کی طرف جائیں اور میرے ساتھ پارٹنر بھی رہیں وار کے اندر. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ ویسٹ جو ہے وہ جب ایرانین اپلیکیشن ہوئی ہے تو ویسٹ نے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر سٹیمر نے ایک آدھ سٹیٹمنٹ ضرور دی ہے کہ جو سائپرس میں ہوا, لیکن ایران نے انکار کیا, اور آئی ایم شیور کہ ایران نے وہ پھر اٹیک نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ایران تو بڑا اوپنلی جہاں جہاں اٹیک کر رہا ہے ان کو اون کیا ہے ایران نے, اور جہاں پہ نہیں کیا ان کا آئی مین 3 کنٹریز ٹرکیہ کا, سائپرس کا اور آذربائیجان کا, انہوں نے کہا جی ہم نے اٹیک نہیں کیا یہاں پہ. تو اس میں اٹ مین دیر آر اسپوائلرز جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں, جو انٹینگل رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کو. تو سٹریس ہے جی, بالکل اکنامک سٹریس ہے. پہلے نیٹو شامل ہو جاتی تھی, بہت سے اور ملک شامل ہو جاتے تھے ان کی اپلیکیشن کے بیچ میں, اپنی فورسز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اپنے منیشنز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور پھر ان کے جب ٹارگٹ ہوتے تھے, جب باڈی بیگز جاتے ہیں جس ملک میں, تو اسما شرازی صاحبہ اس ملک کی جو ڈائنامکس ہے نا ٹو بی ان دا وار وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اب تو باڈی بیگ صرف امریکہ جائیں گے یا اسرائیل کے اندر ہے, تو یہ 2 ہی کنٹریز ہے. اور آئی تھنک مس کیلکولیشن اگین اینڈ اگین جو ہم بار بار کر رہے ہیں, اسٹریٹجک مس کیلکولیشن, وہ یہی مس کیلکولیشن ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رجیم, اچھا پھر ابھی یو ایس ملٹری میں اور یو ایس کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے پروبیبلی, کیونکہ جب آپ کے اکنامک ایڈوائزرز یا جو آپ کے بزنس پارٹنرز یا ان کی جب ایڈوائزرز پہ آپ وار کرتے ہیں تو ملٹری سٹریس میں آتی ہے. ہم خود فوج میں رہے ہیں, جب پرپس کے ساتھ آپ وار نہیں کرتے تو ملٹری کی اپلیکیشن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. درست بات ہے. یوسف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا معاشی ورلڈ آرڈر بدلے گا اگر یہ جنگ جو کہ اب تک اس کا پانسا جو ہے وہ ایران کی فیور میں ہے, کل کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی, آپ کو لگتا ہے کہ معاشی ورلڈ آرڈر بھی بدلے گا؟
देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि कोई माशी वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बहुत बड़ी इससे तब्दीली आ जाएगी, इसलिए कि माशी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दिहाइयों पर मुहित है, और उसमें जो सबसे अहम तरीन किरदार है अमेरिका के बाद वो चीन का है। तेल यकीनन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर तेल की कीमतें सीज फायर हो जाता है, जंग चाहे 4-5 हफ्ते चले या 2-3 महीने चले, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई माशी कोई सूरत हाल में कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तब्दीली आएगी। लेकिन जो तब्दीली आ सकती है वो गल्फ ममालिक में है, और उनकी जो डिफेंस स्ट्रेटजी रही है अभी तक वो उसमें आ सकती है, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिका पे इन्हिसार किया है, और उसके नताइज क्या हुए हैं वो हम सबके सामने है। तो ये एक चीज़ जो है बड़ी, मेरे ख्याल से अगर जंग बंद भी हो जाए तो उसके जो दूरस जो नताइज आएंगे उसमें मेरे ख्याल से ये फैक्टर जो है सबसे नुमायां होगा। और एक बहुत, मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि जिक्र होता है कि जो पूरी खलीजी ममालिक हैं इनके पास बहुत माशी पावर है, ये सही है, लेकिन इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तकरीबन वो $5 ट्रिलियन हैं, और जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन $60 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है, तो उसमें इनका जो परसेंटेज जो है वो काफी कम है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एग्जैजरेटेड सेंस है कि वो कितना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतना नहीं है जिस तरह के बाज़ लोग समझते हैं। तो बहरहाल जो कलीदी रोल वो चीन का ही है, और चीन इस मामले में बहुत ही मोहतात है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि पाकिस्तान की मईशत क्या होगा, और मैं ख्याल है यूसुफ साहब से बेहतर इस पे बात नहीं कर सकता। और फिर एडमिरल साहब से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के लिए आज स्पुतनिक जो कि एक रशियन न्यूज़ एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के लिए भी ओपनिंग्स हैं, अगर ये क्राइसिस चलता है वो क्या हो सकती हैं, गहरे समंदरों के अंदर, पानियों के अंदर हमारे लिए क्या गुजरगाह कोई हम दे सकते हैं कि नहीं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एडमिरल साहब, क्विकली, पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है इस पूरे, यानी हम गुजरगाह की बात कर रहे हैं, हमारे पास भी बंदरगाहें हैं, तो कहा जा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इज़ इट पॉसिबल? जी, सबसे पहले तो टू कंक्लूड मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेटजिक लेवल पे तो ये बड़ी बात रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है कि जंगें कौमें लड़ा करती हैं, फ़ौजें नहीं लड़ा करती। तो हमें मेरे ख्याल में एक कौम बनने की ज़रूरत है और मुआशी ताकत हासिल करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो है वो सिर्फ मुफाद ही अहम हैं और कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में दोस्त, मुफाद के साथ साथ दोस्त होने भी ज़रूरी हैं। लेकिन इस बात का इदराक हमेशा रहे कि जब भी कड़ा वक्त आएगा तो कौम को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये बात तो ये स्ट्रेटजिक लेवल पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है। और अगर हम ऑपरेशनल लेवल पे कहें तो फ़ौज और जो वजारत ख़ारजा और जो हमारी और वो कर भी रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त, जी अभी सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले, यूसुफ साहब, पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या है, क्योंकि एक मिनट है, तो आप भी फरमाइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तो फिर हम लड़ भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो जो इम्पोर्टेड ऑयल है या गैस है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और उसको कम करने की ज़रूरत है। तो हमें अपने जो मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो कोयला हो, उसका हमें, और जो चाहे अभी ज़खायर हो, उन पे जो है हमें इन्हिसार करना चाहिए और उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। हम ट्रांजिट रूट्स की बातें मैं मेरे ख्याल से 30 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि हम खुद माशी तौर पे मजबूत ना हों, और जो बैरूनी जो एनर्जी के जराए हैं, जिसपे चाहे तेल हो या गैस हो, उस पे कम अपना करना पड़ेगा। जो इन्हिसार है वो कम से कम करें। जनरल साहब, आप कैसे देखेंगे पाकिस्तान के लिए क्या क्या सबक हैं इस जंग से सीखने के लिए?
देखिए सबक तो पाकिस्तान के लिए बहुत है जी. वी आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. आई थिंक हमारी जो लीवरेजेस या डिप्लोमेटिक लीवरेजेस हैं उनको हमें इस्तेमाल करना होगा टू क्रिएट मोर फ्रेंड्स. और वो इसी तरह हो सकता है कि हम ईरान को कम से कम मिडिल ईस्ट के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ईरान को भी रेलेवेंट रखें और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी रेलेवेंट रखते हुए इनके आपस का जो ब्रिज का हमने जो रोल अदा करना है, जो कर भी रहा है पाकिस्तान सऊदी कॉन्टेक्स्ट में. क्योंकि इस वॉर के बाद भी पोस्ट वॉर वी आर गोइंग टू सी अ न्यू एनवायरनमेंट. और ऑलरेडी देयर आर कंसर्न इन द मिडिल ईस्ट जो अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उन्होंने यूएस और वेस्ट के साथ वो अंडर क्वेश्चन रहेगा. उसके अंदर एक पाकिस्तान का अहम रोल अदा करता हुआ मुझे नजर आ रहा है. बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू क्रिएट पीस विद इन. जो पीस जो मैं बड़ा सवाल हमेशा आपके प्रोग्राम में करता हूं जी, खलीज की डिपेंडेंसी कम होगी यूएस के ऊपर. यस, कंसर्न है जी. अभी खलीज की जो पब्लिक भी है, जो अवाम है, ठीक है वहां पे मोनार्क्स हैं, किंगडम है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन नीचे प्रेशर बिल्ट हो रहा है. और सऊदी अरेबिया ने जो फॉर्मलाइज किया अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, कतर का ऑलरेडी हम बातचीत करते रहते हैं, सुनते रहते हैं. मैं खुद डीजी फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है, वो हमारे ऊपर बहुत हमारी तरफ बड़ी अश्योर्ड किस्म की सपोर्ट की तरफ देखते हैं जी. देयर आर नो स्ट्रिंग अटैच. लेकिन पहले भी जो पाकिस्तान से या हम ऐसे कंट्री से दूर रखा जाता था वो इसीलिए था कि इनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वेस्ट और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था. तो मैं चाइना पिवटिंग, पाकिस्तान पिवटिंग बहुत देख रहा हूं. लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अब ईरान जो है वो आगे इस सिचुएशन से कैसे इस रीजन को लेकर जाता है. क्योंकि पहले भी इन खलीजी ममालिक को ईरान से ज्यादा डराया जाता था. तो इन खलीजी ममालिक से जब हम बात करते थे तो वो इजराइल से शायद इतने गुस्से ना होते हो जितना ईरान की बात होती थी, तो थोड़ी सी चीजें बैड टेस्ट सा हो जाता था. लेकिन ओवर द पीरियड 2 साल पहले से अब देख रहे हैं कि चीजें काफी सऊदी अरब और ईरान के तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पिवट बन सकता है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जो बात जैद इकबाल साहब ने की है मैं उसी के साथ कंक्लूड करूंगी प्रोग्राम को कि जंगे जो है वो असलहा भी होता है, ज़रूरी है हथियार भी, लेकिन कौमें और उनका जज्बा लड़ता है असल में. ये है सबक इस जंग का जो कि 12-13 मुल्कों के साथ और ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ हुई है. गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका.